हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आज हम जिस टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एरेज। तो हम ये जानेंगे कि एरेज क्या होते हैं या किसी एरे को कैसे बनाया जाता है और एरे को आखिर हम यूज़ करते ही क्यों हैं। एरे का नाम तो जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहा है या कर रहा है इस चैनल के थ्रू उसने सुना ही होगा एरेज का नाम। तो एरेज क्यों यूज़ करते हैं वो हम आज देखने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट में जितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो स्टोर करने का एक प्रोग्राम बनाओ, तो पॉसिबली आप करने वाले होगे अपना मेन मेथड लिखने के बाद। सपोज़ मेरी क्लास में 5 बच्चे थे तो आप 5 वेरिएबल बना लोगे, x, y, z, xx और लेट्स से yy। और मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट 1 था उसके आए थे मैथ्स में 41 नंबर आउट ऑफ 100, तो आप x के अंदर 41 स्टोर कर दोगे। y के अंदर अगर मैं कहता हूँ जो सेकंड स्टूडेंट था उसके 55 थे तो y के अंदर 55 कर दोगे। इसी तरह से आप z, xx और yy के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ रखते जाओगे। अब इस प्रॉब्लम में एक इशू है। मान लीजिए अभी तो क्लास में मैंने सिर्फ आपको बताया था कि 5 ही बच्चे हैं, 5 ही स्टूडेंट्स हैं। अगर मेरी क्लास में 500 बच्चे होते यानी 500 स्टूडेंट्स होते या थोड़े कम भी मान लें 200 स्टूडेंट्स भी होते तो हम क्या ऐसे 200 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते? जैसे अभी आपने ये 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं x, y, z, xx और yy, क्या आप ऐसे 200 या 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते? डेफिनेटली नहीं। सारा समय उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में, उन्हें इनिशियलाइज करने में और उन्हें एक्सेस करने में ही चला जाता। तो प्रोग्राम कब बनाते, कैसे बनाते, कोई एरर आ जाती तो कौन से वेरिएबल में आती, कहाँ ढूंढते? तो ये एक एफिशिएंट तरीका, एक इफेक्टिव तरीका नहीं है इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने का, जिसमें आपको एक बल्क में डेटा को मेंटेन करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है और उस पर प्रोसेस करना पड़ती है, ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में जब हमें इकट्ठे कई सारे डेटा पर काम करना पड़ता है और कंडीशन ये है कि वो डेटा एक से ही हो, जैसे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स थे वो सब इंटीजर टाइप के थे, राइट? तो इस तरह की कभी कंडीशन हो तो हम एरेज का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अब हम समझ लेते हैं कि एरेज होते क्या हैं, कैसे ये स्टोर करते हैं मेमोरी में। मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेके चलें, मैं बोलता कि मेरी क्लास के स्टूडेंट के जो नंबर हैं, जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करते, एक एरे बनाते। एक एरे कुछ इस तरह से, अगर मेमोरी में हम विजुलाइज करने की कोशिश करें तो कुछ लगभग इस तरह से एक एरे मेमोरी में बनता है। और ऐसे डॉट 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 मान लीजिए 100 तक ये मेरे ब्लॉक्स आ रहे हैं, सेल आ रहे हैं। तो जो पहला नंबर आता, जैसे ये x की वैल्यू थी 41, ये मेरी पहले सेल में चली जाती, पहले एलिमेंट में चली जाती। ये दूसरे एलिमेंट में जाती, ये तीसरे एलिमेंट में जाती, ये चौथे एलिमेंट में जाती, ये 5वें में एलिमेंट जाती, ऐसी छठवीं जाती रहती। इधर पर कोई 98th स्टूडेंट के जो नंबर आए होते, मान लीजिए 0 आए थे, 99th स्टूडेंट के 15 नंबर आए थे और जो मेरा 100th स्टूडेंट था उसके आ गए थे 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो इस तरह से एरे आपका मेमोरी में स्टोर होता है। खास बात यह है कि अगर हम x, y, z, xx इन वेरिएबल्स बना के स्टोर करते, तो मान लीजिए ये मेरी मेमोरी है, तो कुछ यहाँ स्टोर होते वैल्यू, कुछ यहाँ स्टोर होती, कुछ यहाँ स्टोर होती, कुछ यहाँ स्टोर होती, यानी हैपहैज़र्डली मेमोरी में कहीं भी स्टोर होती हैं जाके वेरिएबल्स जो होते हैं। इनके लिए जो स्पेस लगेगा मेमोरी में वो कहीं भी लगता, कहीं भी हो सकता था। एक यहाँ हो सकता था, एक यहाँ हो सकता था, एक यहाँ हो सकता था। मान लीजिए ये अगर इंडिया है तो एक वेरिएबल हो सकता था कि आपका बनारस में जाके स्टोर हो, एक वेरिएबल आपका ग्वालियर में स्टोर हो, एक वेरिएबल आपका दिल्ली में स्टोर हो। तो ऐसा भी हो सकता था, राइट? लेकिन जब हम एरे बनाते हैं तो ख़ास बात यह है कि मेमोरी में जो स्टोरेज होता है वो सीरियल होता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई एड्रेस है 1001, यहाँ पर जाके मेमोरी स्टोर हो रही है, तो जो अगला वेरिएबल होगा, अगली वैल्यू होगी, वो अगर एक इंटीजर 4 बाइट लेता है तो फिर ये 1005 एड्रेस पर होगी। ये अगली वैल्यू होगी वो 1009 पर होगी। देखो 4 के डिफरेंस पर साथ साथ में वैल्यूज़ स्टोर होती जा रही हैं। तो ये खास बात होती है एरेज की। जो मेमोरी स्टोरेज होता है वो सीक्वेंशियली होता है, सीक्वेंस में होता है, राइट? ऐसे हैपहैज़र्डली एलोकेशन ऑफ मेमोरी नहीं होता। अगर हम ये वेरिएबल अप्रोच यूज़ करते तो ये जो सीक्वेंसिंग थी, मेमोरी में जो स्टोरेज हो रहा था, ये हैपहैज़र्डली हो रहा था। अगर एरे करते हैं तो ये एक सीक्वेंशियल एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है। तो ये खास बात होती है एरे की।
इसके बारे में हम कभी बाद में और चर्चा करेंगे जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे। हाल फिलहाल जानने की बात यह है कि जब भी हमें एक जैसा डेटा स्टोर करना होता है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर करने थे और सारे नंबर इंटीजर टाइप के ही थे, तो हम एरे का यूज़ करेंगे। एरेज को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि ये डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने के काम में आते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर। सो एरे इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। दूसरे भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन आज हम फोकस करने वाले हैं एरेज के ऊपर। तो ये तो हमने देखा कि एरेज कैसे दिखते होंगे मेमोरी में, विजुअलाइज करने की कोशिश करी, और ये भी देखा कि वो सीक्वेंशियली मेमोरी एलोकेशन के काम में आते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि एरे को प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे, तो भाई मान लीजिए ये आपका मेन मेथड है। तो इस मेन मेथड के अंदर मैं एक एरे बनाता हूँ नम, राइट। और जब भी आप एरे बनाते हैं तो उसके बाद ये ऑपरेटर लगा देते हैं, ये बॉक्स ऑपरेटर्स लगा देते हैं। इन्हें कहा जाता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो ये भी एक ऑपरेटर होता है। और नम क्या है, हमारे एरे का नाम। इंट क्या है, इस एरे का टाइप, यानी ये एरे किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। जैसे ये जो एरेज है मेरा यहाँ एग्जाम्पल में, ये एरे जो है ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा था, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर ही तो स्टोर कर रहा था। कितने नंबर आए इस पेपर में मैथमेटिक्स के, तो वो सब क्या थे, इंटीजर टाइप के थे। तो नम यहाँ पर एक एरे होगा जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। अब इसे अगर इनिशियलाइज करना है एरे को, तो आप यहाँ का यहीं कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इंट नम इक्वल्स टू, फिर करली ब्रेस चालू करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ मान लीजिए 3 4 5, और इस करली ब्रेस को बंद कर देता हूँ और यहाँ एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसका मतलब होगा नम एक एरे बन गया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो है 3 4 और 5। तो एक्चुअली मेरी मेमोरी में जाके एक एरे बन जाएगा। इसका पहला एलिमेंट हो जाएगा 3, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 4, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 5। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर आप पूछें कि इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है क्या हम, ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, क्या इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जाता, तो भाई इसके अंदर भी लिखा जाता है। इसके अंदर लिखा जाता है कि इस एरे की डायमेंशंस कितनी होंगी, यानी इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर मैं इस एरे को इनिशियलाइज भी इसी स्टेटमेंट में कर रहा हूँ, सेम स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर कंपाइलर को भी समझ में आ रहा है कि भाई 3 4 5 यानी 3 वैल्यू हैं, तो इसका मतलब है इस एरे की डायमेंशन 3 ही होगी। तो चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिखेंगे, कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि भाई इस एरे में 3 डायमेंशंस का यूज़ हो रहा है। अब आगे चलते हैं। अब इस एरे के अंदर 3 वैल्यूज़ तो स्टोर करा दी। अब मुझे इन 3 वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा भाई। प्रिंट कराने का तरीका बड़ा आसान है। आप लिखिए printf %d आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि डेसिमल इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ आप लिखेंगे एरे का नाम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और मान लीजिए मैंने लिखा 0। तो जब मैं लिखता हूँ 0, तो इसका मतलब होता है 0th एलिमेंट, यानी एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन दैट विल बी प्रिंटेड। तो एरे के बारे में जानने की बात यह है कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। कहने को तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट है, 2 3 एंड ये दिस 1। लेकिन ये जो 1 एलिमेंट है इसकी इंडेक्सिंग होगी, अगर इसे एक्सेस करना होगा तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे, ना कि 1 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर 0 की जगह 1 लिख देते, यहाँ लिख देते num1, तो फिर हमारा जो एक्सेस होता वो होता 4। अगर हम यहाँ लिख देते num2, तो जो हमारा एक्सेस होता वो होता 5। तो एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि मैं printf स्टेटमेंट लिखता जाऊँ, जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है उसकी मैं इंडेक्सिंग देता जाऊँ। फर्स्ट एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो मैं लिख दूंगा num0, सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं लिख दूंगा num1, और थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं लिख दूंगा num2। इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मान लो कि 100 एलिमेंट हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या एक एक करके ऐसे printf स्टेटमेंट लिखता जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं फिर फॉर लूप यूज़ करूंगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर, मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने यहाँ बना लिया i, लूप वेरिएबल, तो मैं यहाँ लिखूंगा i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन, मान लीजिए आपके पास 100 एलिमेंट्स थे, तो 0 से लेके i लेस देन 100, क्योंकि देखो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, लेस देन 100 99 तक। तो 0 से 99 तक कितने एलिमेंट्स हो गए, अगेन 100। तो अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स है तो मैं इंडेक्सिंग शुरू करूंगा 0 से लेके i लेस देन 100, और यहाँ लिखूंगा i प्लस प्लस, और यहाँ आपका printf स्टेटमेंट चला जाएगा %d, और यहाँ मैं अपने num
के साथ आई लगा दूंगा। तो आई लगाने से क्या हुआ कि जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नम 0। आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नम 1। आई की वैल्यू जैसी 99 पहुंचेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नम 99। तो इस तरह से 100 वैल्यूज मेरी प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ खत्म हो जाएगा मेरा मेन फंक्शन। तो आई होप ये आइडिया आपको एरे का समझ में आया होगा। अब एक काम करके और देख लेते हैं, इसको फटाफट हम ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में यानी कि प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किसी एरे के प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना एरे डिक्लेयर करने जा रहे हैं। एक एरे डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए EMP, और इसको इधर ही हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं 201, 204 एंड 309 से। 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं बस। और अब देखते हैं कि इस एरे को अगर मुझे प्रिंट कराना हो ट्रैवर्स करके तो मैं कैसे कराऊंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल ले लूँगा, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा। लूप वेरिएबल कहते हैं इसको। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, यानी 0 1 2 3 बार चल जाएगा ये लूप। और इसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ एरे की वैल्यू। तो ये है मेरा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ प्रिंट कर दूंगा। बस इस i को डिक्लेयर करना और बचा है। मैं यहाँ कर देता हूँ i लूप वेरिएबल को डिक्लेयर, और अब हम इसे चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है, ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यूज़ क्या हैं, तो मैं एक छोटा सा काम और कर देता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लाइन ऑपरेटर ऐड कर देता हूँ। तो अब ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग लाइन में आ जाएंगी, तो हमें देखने में आसानी होगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ 202, 204 एंड 309 ये तीनों मेरे सामने डिस्प्ले हो गई। तो अभी तो हमने ये एग्जाम्पल देखा कि किसी एरे को अगर प्रिंट कराना हो ट्रैवर्स करके तो कैसे करते हैं। अगर किसी एरे में यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट कराना हो तो कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एरे को इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इट ओवर हियर, मैं इसे यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है EMP टाइप का, और इसका मैंने डायमेंशन दे दिया है 3। तो यानी मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में एक EMP नाम का एरे यूज़ करने जा रहा हूँ, और वो एरे 3 वैल्यूज़ जो कि इंटीजर टाइप की होंगी उन्हें कंटेन करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक i और एक j, राइट। तो ये i वेरिएबल मैं यूज़ करता हूँ scanf के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ scanf %t, और यहाँ लिखता हूँ %empi। तो अब क्या होगा, सिंपली ये लूप 3 बार चलेगा, और तीनों बार इस एरे के ith एलिमेंट यानी फर्स्ट टाइम EMP का जो 0th एलिमेंट यानी एक्चुअल में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, फिर सेकंड के अंदर होगी, और फिर थर्ड के अंदर स्टोर होगी। इसी तरह से मैं यहाँ एक और लूप बना लेता हूँ जो वैल्यू मैंने स्टोर कराई है उन्हें प्रिंट कराने के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। तो यहाँ मैं ये एरे की वैल्यूज़ जो हैं इन्हें मैं प्रिंट करा लूँगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ EMPJ, और अब देखते हैं कि कैसे हम 3 वैल्यूज़ इनपुट कराते हैं। तो पहली वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ 21, ये इनपुट कराई, फिर मैं करता हूँ 34, और फिर मैं इनपुट कराता हूँ 55। तो ये 3 वैल्यू जो मैंने इनपुट कराई उनको आप देखोगे 21, 34, 55 ये इनपुट कराई। इसके बाद उनको जो इनपुट हुई थी उन्हें प्रिंट भी कराया, तो 24, 34, 21, 34 एंड 55 प्रिंट भी हो गई। तो इस तरह से मैं किसी एरे को लूप के थ्रू पॉपुलेट भी कर सकता हूँ और उसे एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे पॉपुलेट करा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लूप के थ्रू से एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो अब जो प्रोग्राम होते हैं एरे के ऊपर वो कुछ इस तरह से हमसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक एरे बनाता हूँ मैं, इंटीजर EMP ही एरे मान लेते हैं। इंटीजर EMP एक एरे है और उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं 202, 14, 29, 91, 321 एंड 21, इतनी वैल्यूज़ हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि भाई आपको बताना है कि ये जो एरे है इस एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है यानी सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसको आपको निकाल के बताना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करके बताओ कि क्या होगा। तो भाई उसके लिए करने का तरीका ये है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लूप वेरिएबल अपने लिए डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद ये लूप बनाते हैं
मान लीजिए ये जे की जगह मैं वापस इसे आई कर देता हूँ। यहाँ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए वैल नाम रख दिया उसका, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ EMP 0 से, यानी EMP की जो पहली वैल्यू है इस एरे की वो इस वैल वेरिएबल के अंदर आ गई, यानी 202 वैल के अंदर आके स्टोर हो गया। मैं यहाँ पर बस इतना लिखता हूँ कि फॉर I0 I लेस देन 3 I प्लस प्लस if EMP I इज ग्रेटर देन वैल। अगर EMP करंट एरे की करंट वैल्यू अगर वैल से ज़्यादा है तो वैल इक्वल्स टू EMP I, वैल की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। वैल की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ, सॉरी यहाँ मैं वैल की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ, बस इतना काम करता हूँ और कुछ नहीं। इससे फ़ायदा ये होगा इस तरह का प्रोग्राम लिखने से कि आप देखोगे कि वैल के अंदर हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एरे की वही रहेगी। तो यहाँ पर एक चेंज और करना पड़ेगा मुझे, ये 3 ना लेके, क्योंकि अब मेरे एरे की वैल्यू ज़्यादा है, ये 6 है, तो I0 I लेस देन 6 करना पड़ेगा। और अब आप देखोगे कि वैल्यू आ गई 321, यानी जो इस एरे की सबसे बड़ी वैल्यू थी वो आ गई। अब मान लो कि मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ा के कर देता हूँ 666, तो अब मेरा आंसर आना चाहिए 666 आउटपुट। तो देखा यहाँ 666 आउटपुट आ गया। मान लीजिए इसको मैं बढ़ा के और बढ़ा देता हूँ 2100, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखा आपने आंसर आया 2100। तो यानी कि ये एरे बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। एरे के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये वाला लॉजिक है, ये हमारा काम करता है। ये भी हमने सीखा, एरे क्या होते हैं ये भी सीखा इस वीडियो के थ्रू, और एरे कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर ये भी सीखा हमने इस वीडियो के थ्रू। तो काफ़ी कुछ सीखा हमने। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करें। और अगर कुछ कहीं डाउट रह जाता है कुछ, या आपको लगता है कि कुछ नया टॉपिक मुझसे आपको पढ़ना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।